हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सारणिक की एक्सरसाइज 4.5 को पूर्ण रूप से कंप्लीट करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और बच्चों वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन्वर्स निकालने के लिए। बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार बच्चों पूछा गया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लें और पूरा वीडियो देखें और हर बात को अच्छे से समझें। बच्चों आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.6 की बात करेंगे और यहाँ पर बच्चों हम आव्यूह और सारणिक के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से हम आव्यूह विधि से XYZ के मान निकालने के लिए मोस्टली इस एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे और ये भी क्वेश्चंस बच्चों बोर्ड एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो आप इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इससे पिछली वाली को भी और इसको भी, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो बच्चों क्लियर हो जाए। एक बात और बच्चों, जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बिहार बोर्ड हैं, MP बोर्ड्स हैं, देखिए बिहार बोर्ड में काफ़ी ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, कोई अलग से ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। मैंने ये क्वेश्चंस जो भी करा रहा हूँ, हमारे यहाँ UP बोर्ड में ऑप्शन वाले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन वाले आते हैं, 5 क्वेश्चन, बट जो क्वेश्चन ऑप्शन वाले नहीं है वही क्वेश्चन ऑप्शन वाले बन जाते हैं। तो कुछ नहीं होता है, जैसे हमें बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया है, हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आया। 4 ऑप्शन बनाए थे, वो 3 ऑप्शन गलत, 1 ऑप्शन सही। तो जो हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करके जो आंसर आया है वही ऑप्शन हमारा आंसर होता है। तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो भी ठीक हो वो टिक कर दीजिएगा। ऐसे करने को अलग से ऑप्शन क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप ऑप्शन वालों को लेके प्रेशर ना हो, यही क्वेश्चन ऑप्शन वाले बन जाते हैं जो हम यहाँ पे बिना ऑप्शन वाले करा रहे हैं। तो आपको बस कुल मिला के आने चाहिए कर रहे, ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज 4.6 के अंदर जो हम बात करेंगे बच्चों, आव्यूह तथा सारणिक के अनुप्रयोग, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मोस्टली क्या होगा इस एक्सरसाइज के अंदर, आव्यूह विधि से हमें यहाँ पर 3 समीकरण निकाय दे रखे होंगे। उन समीकरण निकाय जो होंगे वो 3 चर राशि में भी हो सकते हैं, यानी XYZ में भी हो सकते हैं और 2 चर राशि में भी हो सकते हैं। और वहाँ से उन चर राशियों की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमसे कहेगा बच्चों, और किस विधि से कहेगा, आव्यूह विधि से। आव्यूह विधि से निम्न समीकरण निकायों को हल कीजिए, ये कहेगा क्वेश्चंस में। तो किस तरीके से करेंगे उस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 समीकरण निकाय हैं बच्चों A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z बराबर D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z बराबर D3। इस तरीके से ये 3 समीकरण निकाय आपके पास बच्चों होंगे, ठीक है। अब इन 3 समीकरण निकायों से हम बनाएंगे बच्चों आव्यूह। आव्यूह कैसे बनाएंगे, एक आव्यूह तो बनेगा बच्चों A बराबर यहीं से, और वो बनेगा x, y और z के गुणांकों से मिलकर, यानी यहाँ पर x के गुणांक A1, A2, A3, यहाँ B1, B2, B3, यहाँ C1, C2, C3, ठीक है। एक बनेगा बच्चों चर राशियों का, जो चर राशियाँ आ रही हैं इसमें, चर राशियाँ आ रही हैं 3 टाइप की, x, y और z, ठीक है। तो कैपिटल X बराबर x, y और z। और एक बनाएंगे बच्चों जो बराबर में हमें वैल्यू दे रखी हैं, यहाँ 0 भी हो सकता है, 5, 3, 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती हैं। तो एक बनेगा बच्चों यहाँ से, इसको ले लेते हैं हम B बराबर D1, D2, D3, जो भी वैल्यू होंगी उनसे मिलकर, ठीक है। तो इन समीकरण निकायों को हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इनको बच्चों आव्यूह विधि में लिखने के लिए क्या करेंगे, इनको हम बच्चों आव्यूह विधि में लिखने के लिए क्या करेंगे, इनको पहले हम लिखेंगे AX बराबर B, यानी इनको हम AX बराबर B लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा, देखिए A का मतलब ये वैल्यू, X का मतलब ये पूरी आव्यूह, A का मतलब ये वाला आव्यूह यहाँ लगा दो, X की जगह ये वाला आव्यूह यहाँ लगा दो, और बराबर B की जगह ये वाला आव्यूह। और जब A का X में गुणा करेंगे तो वापस हमें क्या मिलेगी, ये समीकरण निकाय मिलेंगे, और बराबर b की वैल्यू ये आई जाएंगी यहाँ से।
तो ए एक्स बराबर बी हो गया ये, तो ए का एक्स में गुणा करेंगे तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी पूरी सॉल्व करके, और बराबर बी में राइट हैंड के लिए ये वैल्यू लिख ही देंगे हम यहाँ से। तो ए एक्स बराबर बी को जब हम सॉल्व करेंगे तो वापस हमें यही चीज़ मिल जाएगी, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको बच्चों आव्यूह विधि से सॉल्व करने के लिए क्या होगा, आव्यूह विधि से सॉल्व करने के लिए इसमें दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो गुणा करो भैया ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स से गुणा करेंगे ए एक्स में, और यहाँ पर ए इनवर्स बी। अब देखिए भैया ए इनवर्स और इनटू ए होता है आई, मैं आपको पहले कहा चुका हूँ। तो ए इनवर्स ए होता है बच्चों, ए इनवर्स और ए बराबर होता है बच्चों आई के, यानी किसी आव्यूह में उसी के व्युत्क्रम से आप गुणा करोगे तो आपको इकाई आव्यूह प्राप्त होगा, इकाई तत्समक आव्यूह। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे, आई। किसी आव्यूह में उसी के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो आई मिलता है, और x बचा आपका बराबर यहाँ ए इनवर्स बी। अब किसी आव्यूह में अगर इकाई आव्यूह से गुणा करोगे तो वापस हमें वही आव्यूह मिलता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई एक्स कर लो या एक्स आई कर लो, आई ही आता है, वो एक्स आता है, क्या आता है एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा x और बराबर a इनवर्स b, तो x बराबर हो गया भैया a इनवर्स b, और यही फॉर्मूला है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड आव्यूह विधि बोलते हैं बच्चों इसको। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम किन्हीं 3 समीकरण निकायों को, या 2 समीकरण निकाय भी हो सकती हैं, को आव्यूह विधि से सॉल्व करेंगे इस मैट्रिक्स मेथड के द्वारा, आव्यूह विधि से, यानी x बराबर ए इनवर्स बी, इससे सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, जब भी हमें 3 समीकरण निकाय दे रखूंगी, पहले वहाँ से एक आव्यूह एक्स वाई जेड के गुणांकों से बनाएंगे, एक चर राशियों के गुणांक का, एक चर राशियों का बनाएंगे, एक बराबर में जो वैल्यू दे रखी होंगी उनसे एक आव्यूह बनाएंगे, उसको फिर हम x बराबर ए इनवर्स बी की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और फिर ए इनवर्स निकालेंगे और बी में उससे गुणा कर देंगे, और x जगह x की वैल्यू रख के कंपेयर करके एक्स वाई जेड के मान निकाल लेंगे। ठीक है, सवाल में यही कहेगा ये समीकरण निकाल दे रखे हैं, चर राशियों के मान बताओ या एक्स वाई जेड के मान बताओ, तो इस मेथड से हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे, ये बना के ए इनवर्स निकालेंगे, बी में उससे गुणा कर देंगे, और बराबर एक्स की जगह एक्स वाई जेड कंपेयर करके एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे। ठीक है, ये तरीका होगा हमारा। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, इनको सॉल्व करते समय कुछ चीज़ें और आएंगी, जैसे अब बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें कुछ चीज़ कभी कभी ये कहेगा बच्चों कि ये बताओ कि ये समीकरण निकाय संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत असंगत के लिए क्या चीज़ है उसको आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आप ये बात समझ गए तो फिर जो चीज़ें आप पूरी एक्सरसाइज का मेथड अच्छे से समझ जाएंगे बच्चों। ठीक है, समीकरण निकायों का संगत या असंगत होना, कंसिस्टेंसी और अनकंसिस्टेंसी के लिए बात करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसके लिए क्या बात होगी, इसमें बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस आव्यूह की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट वैल्यू। यदि इसमें बच्चों 2 केस बनेंगे, ठीक है, 2 केस बनेंगे। क्या? नंबर 1, यदि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, डिटरमिनेंट ए अगर किसी आव्यूह का डिटरमिनेंट ए यानी उसकी सारणिक वैल्यू अगर 0 के बराबर ना आए तो समीकरण निकाय संगत होंगे। ठीक है, समीकरण निकाय कैसे होंगे बच्चों? संगत होंगे और अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, यानी सिर्फ एक ही हल होगा, कोई और हल नहीं हो सकता। ठीक है, एक शर्त तो यह है, यदि डिटरमिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण निकाय सबके संगत हल होंगे और अद्वितीय हल होगा। ठीक है,
समीकरण निकाय संगत होगा और अद्वितीय हल होंगे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है, दूसरा पॉइंट है बच्चों, इसके अंदर फिर से 2 पॉइंट बनेंगे। नंबर 1 पॉइंट, यदि दूसरा पॉइंट ये है यदि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाए 0, तो क्या होगा। ठीक है, उसके लिए समझ लीजिए आप। तो बच्चों डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर x बराबर ए इनवर्स बी लिखेंगे। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम लिखेंगे x बराबर ए इनवर्स बी। और बच्चों ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और इनटू आपका ये बी है। यानी अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी तो फिर हम इसका ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये, और इनटू में बी आपका ये चल ही रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होगा, समीकरण निकाय संगत होंगे तथा हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, पहला केस क्या, यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम x बराबर ए इनवर्स बी लिखेंगे, और ए इनवर्स बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी पिछली एक्सरसाइज में, क्या होता है जब डिटर्मिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आती है तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो हम ए इनवर्स की जगह ये लगा दिया हमने, और इनटू बी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, समीकरण निकाय संगत होंगे और हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। और दूसरा केस बच्चों क्या बनता है, दूसरा केस, यदि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ जाए। भाई एक तो डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा केस यदि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 आ जाए तो इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। क्या, पहला तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम एडजॉइंट ए इंटू बी का मान निकालेंगे। भाई ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी का मान हम ज्ञात करेंगे, और ऐसी स्थिति में बच्चों समीकरण निकाय इसका पहले तो देखिए हम इसका मान ज्ञात करेंगे। सुन लीजिए आप थोड़ा सा, सबसे पहले क्या करेंगे हम बच्चों, इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान जब हम ज्ञात करेंगे तो मान क्या आएगा, यदि इसका मान एडजॉइंट ए इंटू बी ये डज नॉट इक्वल टू 0 आए, ये सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर सीधे फॉर्मूला x बराबर ए इनवर्स बी, ए की जगह एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए और डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। ठीक है, तो समीकरण का संगत होगा तो ये होगा। दूसरी केस, यदि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर बच्चों हम एडजॉइंट ए इंटू बी का मान ज्ञात करेंगे, और अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 के बराबर नहीं आएगा तो समीकरण निकाय असंगत होंगे। कैसे होंगे, असंगत। ठीक है, और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा केस क्या है, यदि एडजॉइंट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए तो समीकरण निकाय संगत भी हो सकते हैं, संगत या असंगत, कुछ भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, तब आगे जाके मालूम पड़ पाएगा कि क्या एक्चुअली एक्स की वैल्यू होगी, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये केसेस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक तो सबसे पहले 3 समीकरण निकाय, आप भी बनाए, एक्स बराबर ए इनवर्स बी लिखा, सॉल्व किया, एक्स वाई जेड के मान आ गए। अब इसमें कभी कभी ये भी पूछता है, स्टार्टिंग कई सवालों में है कि समीकरण निकाय संगत हैं या असंगत हैं। तो यहाँ पर ये 2 बात समझ लीजिए आप, अगर समीकरण निकाय कब संगत हुए तो हैं, कब असंगत होते हैं। यदि डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण निकाय कैसे होंगे बच्चों, आपके संगत होंगे और हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी लिखेंगे और ए की जगह एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। ठीक है, ये करेंगे। और यदि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 आ जाए तो फिर इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस हम क्या करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 आ जाता है, दोनों ही केसेस में अगर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी का मान ज्ञात करेंगे। अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी का मान डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो समीकरण निकाय कैसे हैं, असंगत हैं और कोई हल नहीं है। और अगर 0 के बराबर आ रहा है तो संगत भी हो सकते हैं समीकरण निकाय, असंगत भी हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। सॉल्व करेंगे आगे जाके जब मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो ये था बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का। अब बात करते हैं बच्चों सीधे सीधे सवालों के साथ। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बस यही चीज़ें हैं। इन पॉइंटों को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएंगे आपकी बात बनेगी नहीं। ठीक है, आप कंफ्यूज होते रहेंगे। और बच्चों बोर्ड एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो सवाल यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, सही है, बहुत बार बच्चों यहाँ से सवाल पूछा गया है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें सवाल को, ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं रहे कुछ, तो आपको बच्चों प्रॉब्लम होने वाली है। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। देखिए 4.6 में अगर बात करें सवालों की तो इसमें सबसे पहले कहा है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी यहाँ पे हमें समीकरण निकाय दे रखी हैं, इनको हमें संगत या असंगत के रूप में वर्गीकृत करना है। यानी कौन कौन सी समीकरण निकाय संगत हैं और कौन कौन सी समीकरण निकाय असंगत हैं। तो यही वाले पॉइंट यूज होंगे यहाँ पर जो मैंने अभी लिखाए थे। ठीक है, देखिए बच्चों बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे समझ में आएगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, बस ध्यान से समझिए बच्चों। पहला सवाल, ठीक है, ध्यान से समझिए, काफ़ी क्वेश्चन आपको भी करने पड़ेंगे सेम, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। x प्लस 2y बराबर दे रखा है बच्चों यहाँ पे 2, ये पहला समीकरण निकाय है। और 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है बच्चों 3, ये दूसरा समीकरण निकाय है। मैंने कहा था 2 चरराशि वाले भी हो सकते हैं, 3 चरराशि वाले भी, तो ये 2 चरराशि वाला है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अब बाकी के 2 चरराशि वाले आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, समीकरण निकाय जब हमें दे रखे होते हैं तो यहाँ से सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चों आव्यूह। ठीक है, तो a बराबर आप भी बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनेगा, a बराबर ये a बराबर किससे बनता है, आप भी चर राशियों के गुणांकों को लेकर। तो यहाँ पर बच्चों x का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है, तो x का गुणांक 1, यहाँ पर x का गुणांक 2, तो 1 2, यहाँ पर बच्चों 2 3 और फिर x बराबर क्या आएंगी, चर राशियाँ क्या आ रही हैं, 2 आ रही हैं, x और y। और फिर यहाँ पे बच्चों b बराबर क्या होता है, जो वैल्यू बराबर में दे रखी होती हैं, 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से बना लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो
फिर क्या निकालेंगे, x बराबर a इनवर्स b और वहाँ बस। तो एक x बराबर a इनवर्स b निकालेंगे, फिर x y z के मान निकाल लेंगे। लेकिन ये तब करेंगे जब मान पूछे हों या मान नहीं पूछे। यहाँ से सिर्फ हमसे ये पूछा है कि ये समीकरण का संगत है या असंगत है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले निकालनी पड़ेगी डिटरमिनेंट वैल्यू। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो भाई। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका प्रसार करते हैं रो या कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक। तो यहाँ पर जब हम प्रसार करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो +1 ये गया और ये गया, क्या आ गया 3, और ये -2 ये गया और ये गया, क्या आ गया यहाँ पे 2, ठीक। सॉल्व किया तो 3 1 जा 3 और ये 2 2 जा 4, तो क्या आ गया -1। तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अतः ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, समीकरण निकाय संगत होते हैं और अद्वितीय हल होता है, ठीक है। लिखेंगे तो मैंने बताया था ना पहला पॉइंट, तो देख लीजिएगा आपको समझ आ गया। समीकरण निकाय कैसे होंगे, संगत, और हल कैसा होगा, हल अद्वितीय होगा, यानी सिर्फ सिंगल हल, एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर हल पूछा तो आप हल भी लिख दीजिएगा, तो सिर्फ संगत असंगत पूछ रहे हैं तो आप सिर्फ संगत असंगत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, सारणिक बनाए, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, डज नॉट इक्वल टू 0, समीकरण निकाय कैसा होंगे, संगत, और हल कैसा होगा, अद्वितीय। बस यही छोड़ देना है, क्योंकि सिर्फ इसमें संगत और असंगति पूछे, आगे सॉल्व नहीं कराया है, आगे के सवाल में कराएंगे तो वहाँ कर देंगे, ठीक है। तो 2/2 का बच्चों आप दूसरा स्वयं कर लेंगे, तीसरा आप स्वयं कर लेंगे, चौथा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चौथा देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है बच्चों x + y + z बराबर 1, ठीक है। x + y + z बराबर 1। चलो मैं ही बता देता हूँ बाकी के क्वेश्चंस भी, ऐसा ना हो कि वहाँ पे 0 आ जाए निकल के, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर तो आपको बस लिख देना है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए आप, थोड़ा जल्दी जल्दी समझिएगा, ठीक है। 2x - y बराबर 5, x + y बराबर 4, 1 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सारणिक बनाएंगे, a बराबर 2 और यहाँ पे गुणांक 1 और यहाँ -1 और यहाँ 1, फिर b बराबर x बराबर x और y, ठीक है। एंड फिर b बराबर हो जाएंगे जो बराबर में वैल्यू दे रखी है 5 और 4, इनको लेकर। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ पे बच्चों डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो सारणिक a की वैल्यू, तो प्लस माइनस ये गया क्या बचा, ये गया, यानी 2 के सापेक्ष निकाल लें तो 2 आ गया, ये गया बचा क्या 1, माइनस, फिर ये माइनस आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, माइनस ये वाला, और एक माइनस की वैल्यू ये है, तो +1 हो जाएगा। अब इससे होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ, कॉलम को हटाओ, क्या बचेगा 1, तो 1 लिख दिया। यहाँ 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, क्या आ गया 3। डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो बस कैसी स्थिति होगी, समीकरण निकाय कैसे होंगे, संगत होंगे, ठीक है। और हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा, ठीक है। ऐसे तीसरे में बच्चों दे रखा है x + 3y बराबर 5, तीसरा x + 3y बराबर 5, ठीक है। और दूसरा दे रखा है बच्चों 2x + 6y बराबर 8, 2x + 6y बराबर 8। तो यहाँ पर वही बच्चों पहले a बनाओ आप भी, तो गुणांक 1 2 यहाँ 3 6, यहाँ पे b बराबर x बराबर x और y, और अचर पद लिखे जाएंगे अब b बराबर 5 और 8। तो वैसे इनकी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है संगत असंगत में, बस यहीं से काम बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए डज नॉट इक्वल टू 0 ना आके बराबर 0 आ गया तो फिर इनकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, डिटरमिनेंट ए निकालो, तो प्लस माइनस, तो +1 ये गया 6 बचा, -3 ये गया 2 बचा, तो 1 6 जा 6 और 2 3 जा 6, क्या आ गया 0 आ गया। अब ये किस बदल गया बच्चों, यहाँ पर क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0। और जब मैंने आपको बताया था अगर डिटरमिनेंट ए 0 ना आए तो समीकरण का कैसे होते हैं, संगत और अद्वितीय हल होता है। लेकिन अगर समीकरण निकाय कैसे आ गया हो, डिटरमिनेंट वैल्यू अगर क्या आ गई 0 आ गई,
तो फिर अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि असंगत हैं या संगत हैं या क्या है? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था बच्चों, इसमें अब दो केस बनेंगे। पहला केस आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों, एडजॉइंट ए इंटू बी का मान निकालना पड़ेगा और फिर बात मालूम पड़ेगी। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या होगा, तो समीकरण निकाय असंगत होंगे और अनेक हल होंगे, ठीक है। और अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, संगत और असंगत भी। तो अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है पहले। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 2/2 का है तो A11 A12 A21 A22 निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस, उसके बाद देखिए बच्चों इसको निकालें तो क्या आएगी वैल्यू निकल के, 2/2 का है तो 1 1 यानी ये गया 1, ये फिर आपका आएगा 1 2 तो ये गया क्या आएगा 1 यहाँ भी, फिर 2 1 ये गया तो -1, 2 2 ये गया क्या आएगा 2 आएगा। सॉल्व करेंगे बच्चों इसको तो 1 -1 +1 2, पहले 2 से C1 दूसरे 2 से C2, ठीक। अब यहाँ से बच्चों क्या बनेगा, हाँ एक नया आप भी बनेगा, यानी उसी को हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 1 -1 1 2, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया और इनटू बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालो। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रही 1 1 -1 2 और इनटू बी की वैल्यू निकालो। बी की वैल्यू कितनी है, 5 और 4 है, 5 और 4 है बच्चों। तो सॉल्व करेंगे, इनका गुणा करिए रो का कॉलम में, तो 1 का 5 में 5, 1 का 4 में +4, ठीक है। फिर इसका करो इसमें -1 का 5 में तो ये आपका हो जाएगा -1, फिर इसका इसमें तो ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8, तो कितना आया, ये हो जाएगा बच्चों 5 और 4 9 और ये हो जाएगा आपका 7। तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये तो 0 तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है 0 बस। तो समीकरण निकाय असंगत होगा, ठीक, बस ऐसे करना था। अगर ये 0 आ जाता तो फिर हम क्या लिखते, समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये 0 आ जाता तो यहाँ पे 0 0 आ जाता तो 0 बन जाता, बट 0 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं बना, ठीक है। इतना है ये दूसरा पार्ट। तो आप सभी क्वेश्चंस को कीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें जो मैंने ऊपर नोट लिखाए थे वहाँ से भी बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं 4 5 और 6 की बात करूँ, ठीक है बच्चों। एक्स वाई जेड के मान अभी पूछ नहीं रहा है, वो आगे के सवालों में पूछेगा तो वहाँ पर हम निकालेंगे। यहाँ तो सिर्फ हमें संगत या असंगत इतना बताना है कि संगत हैं या असंगत हैं, जितना बता रहे हैं, जितना पूछा है उतना हम बता रहे हैं सिर्फ, ठीक है। चलिए, अब देखिए बच्चों समीकरण क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दे रखा है, 3/3 की समीकरण निकाय है। 3 3 दे रखी हैं बच्चों, x + y + z = 1, समीकरण नंबर 1। फिर 2x 3y 3z, 2x + 3y + 3z बराबर 1, समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर ax + ay + 2az बराबर 1। यहाँ पर बच्चों ये 2 है, ठीक है। और ax + ay + 2az बराबर दे रखा है 4, समीकरण नंबर 3, ठीक है। इस तरीके से ये समीकरण निकाय हो गई। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये समीकरण निकाय संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आप भी बनाते हैं यहाँ पर बच्चों। तो a बराबर गुणांक लिख लीजिए, इनके 1 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1
2 और ये a हो जाएगा, ये 1 3 और ये हो जाएगा, और ये 1 3 और ये 2a आ जाएगा। x बराबर x y z, b बराबर में 1 2 4। इसके बाद बच्चों यहाँ पर फिर हमारा सबसे टारगेट होता है डिटरमिनेंट a निकालना। तो प्लस माइनस प्लस, तो +1 ये गया और ये गया, इसका इसमें इसका इसमें, तो 3 2 जा 6a और a का 3 में 3a, फिर -1 सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 2 का 2a में 4a और a का 3 में 3a, फिर +1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका इसमें 2a माइनस 3a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बच्चों आपकी 3a, और यहाँ पे ये बच्चा आपका 1a और ये माइनस, और यहाँ 2a में से 3a गया तो -a। तो डिटर्मिनेंट जो a की वैल्यू आ रही है कितनी आ गई 3a माइनस 2a, तो फाइनली कितना आ गया a आ गया। डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू आ रहा है a, जो कि डज नॉट इक्वल टू है 0 के, डज नॉट इक्वल टू है 0 के। तो अब क्या होगा बच्चों, समीकरण निकाय कैसा होगा सिर्फ बताना है, संगत होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल 0 तो समीकरण निकाय कैसे होते हैं, समीकरण निकाय संगत होंगे, समीकरण निकाय संगत होंगे। और हल की बात करें तो अद्वितीय हल होगा, वैसे पूछा नहीं है वरना आप लिख दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में 3x माइनस वाई इक्वेशंस दे रखी हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, थ्री एक्स माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2, 2y माइनस z बराबर -1, समीकरण नंबर 2, और 3x 5y, 3x माइनस 5y बराबर 3, समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर देखिए इसमें x और y z तीनों आ रहे हैं, इसमें x नहीं आ रहा, तो हम चाहें तो इसको समीकरण पूरा करने के लिए 0x लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इसका मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा समीकरण पूरा हो गया। यहाँ पे z गायब है तो प्लस के 0z हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों आप यहाँ से आप भी बनाइए, तो 3 0 3 3 0 3 -1 2 -5 -1 2 -5 -2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0 बराबर x बराबर आएगा यहाँ से x बराबर x y z, ठीक है। एंड यहाँ से बनाएंगे हम क्या, फिर b बराबर क्या होगा 2 -1 3, जो बराबर में वैल्यू। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसकी सारणिक वैल्यू, तो प्लस माइनस प्लस, तो +3 ये गया और ये गया, इसका इसमें 0 -5 का -1 में माइनस +5 और माइनस पहले से चली रहा है यहाँ पे, फिर माइनस और एक माइनस ये रहा, तो +1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें 0 का 0 में 0 -3 का -1 में -3 और एक माइनस ये रहा, तो +3, ठीक है। एंड प्लस लेकिन माइनस का 2 आ रहा है तो -2, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इसमें -0 -2 का 3 में 6। सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट a बराबर 3 का -5 में 15, 1 का 3 में 3, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, तो डिटरमिनेंट a बराबर आ जाएगा माइनस के 15 और 12 और 3 प्लस के 15, कट के क्या आ गया भैया 0 आ गया। डिटरमिनेंट a बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो अब क्या होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में अब हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट a इंटू b का मान निकालते हैं, अगर डिटरमिनेंट a बराबर 0 आ जाता है तो अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ
ए इंटू बी का मान हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए, बी चाहिए, तो निकालो भैया एडजॉइंट ए। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए शुरू के 3 कौन से आते हैं, ये अंदर वाली जो वैल्यू है ना यही आ जाती है। तो 0 - 5 यानी -5, 0 + 3 यानी 3 और 0 - 6 यानी -6, ठीक है। अब 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, इसका इसमें इसका इसमें, तो -1 का 0 में करेंगे 0 और -5 का -2 में +10, तो 0 माइनस इसका इसमें +10, तो 10 आएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं बच्चों हम यहाँ पे 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो कोने कोने वाले बचे 3 का 0 में 0 माइनस 3 का -2 में -6 और एक -13, तो +6, ठीक है। उसके बाद 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 3 का -5 में -15 माइनस, फिर 3 का करेंगे बच्चों -1 में, तो -3 और एक माइनस पहले से ही है तो +3 हो गया। फिर 3 1 तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो -1 का -1 में +1, फिर -2 का -2 में -4 और ये +4 हो जाएगा। फिर 3 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 का -1 में -3 और 0 का करेंगे -2 में तो 0। फिर 3 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 3 का 2 में 6 माइनस 0 का इसमें 0। अब बच्चों सॉल्व करेंगे यहाँ पर -5 -3 -6 +10, यहाँ पे 6, यहाँ पे -15 में से गया 3 तो -12 और एक माइनस के +12, यहाँ पे 4 और एक 5, यहाँ पे -+3 और यहाँ पर आपका 6 आ गया। तो पहले 3 C1, दूसरे 3 C2, तीसरे 3 C3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ से क्या बनेगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा, तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे इस सवाल को हटा दूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ से बच्चों बनेगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, तो लिखिए -5 -3 -6 -5 -3 -6 10 6 12 10 6 12 5 3 5 3 6 5 3 6। अब क्या निकालेंगे बच्चों, एडजॉइंट ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 इंटू बी, बी की वैल्यू है ये रही 2 -1 3, इनका आपस में करो मल्टीप्लाई रो का कॉलम में। अगर 0 आ गया तो समीकरण का संगत भी हो सकते हैं असंगत भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते, और 0 नहीं आया तो क्या होंगे, असंगत होंगे, ठीक है। तो रो का कॉलम में -5 का 2 में करेंगे -10, फिर +10 का करेंगे -1 में -10, फिर +5 का 3 में 15, फिर सेकंड रो का करिए 3 का -2 में 6, 6 का -1 में -6, 3 का 3 में 9, फिर इसका इसमें करिए तो 6 का करेंगे 2 में -12, 12 का -1 में -12 और 3 6 जा 18, ठीक है। इसका इसमें 5 2 जा 10, माइनस का 10 का -1 में -10, 5 3 जा 15, -3 का 2 में -6, 6 का -1 में -6, 3 का 3 में 9, -6 का 2 में -12, 12 माइनस का 1 में करेंगे -12, 6 3 जा 18, तो यहाँ पे हो गया -20 + 15 -5, -12 में से 9 गया 3, 24 में से 18 गया 6, माइनस के 6, यानी ये चीज़ आगे निकल गया।
और डज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, ये 0, यानी हम क्या करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, तो समीकरण निकाय असंगत होंगे, ठीक है, असंगत होंगे। इतना बड़ा करना है आपको। अगर ये कब हुआ, अगर यहीं पर हमारा एडजॉइंट ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाती तो यहीं पे हम लिख देते समीकरण निकाय संगत हैं और अद्वितीय हल है। लेकिन 0 के बराबर आ गया तो फिर मैंने जो 2 पॉइंट लिखा है तो उसमें से पॉइंट पाया एडजॉइंट ए इंटू बी का मान निकालते हैं। अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी का मान क्या आ रहा है हमारा, डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो समीकरण निकाय असंगत होंगे। अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो फिर समीकरण का संगत असंगत कुछ भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते, ये लिख देते आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन और बचता है आपका इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, ठीक है बच्चों। इसको और चेक करते हैं क्या है। तो ये संगत और असंगत वाले आपके क्वेश्चन समाप्त। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इसको लेते हैं 5x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 2। समीकरण नंबर 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z बराबर -1। समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले ए बनाइए आप यहाँ से, तो 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6 x बराबर x y z, b बराबर में जो वैल्यू है 5 2 -1। अब डिटरमिनेंट ए निकालो, सारणिक ए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रसार करना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस, तो +5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें 18 -5 2 जा 10, ठीक है। माइनस का 10 आएगा और एक माइनस पहले से है तो +10 हो जाएगा, ठीक है भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 6 जा 18, फिर माइनस और -2 का -5 में -10 और एक माइनस +10, फिर माइनस और लेकिन -1, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 6 2 जा 12 -5 5 जा 25, ठीक है, +4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 का -2 में 4 और -5 3 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 5 इतना हो गया इंटू 28 प्लस 28, ये माइनस माइनस +1 और यहाँ 25 में 10 गया 12 गया तो माइनस का 3 बचा, और यहाँ पर आपका हो गया 15 और 4 19 माइनस का 19 चौका 76, ठीक है। तो ये आपका आ गया 28 पंजे हो गया 140 और ये -3 और ये 76, तो कुल मिला के 0 तो नहीं आ रहा, तो 140 और ये हो गया आपका 79, ठीक है 79 हो गया। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा आपका 13 से 7 गया 6 प्लस का 6, तो यहाँ पे लिखेंगे आप डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 61 डज नॉट इक्वल टू 0, अतः समीकरण निकाय संगत हैं। कैसे हैं? संगत हैं, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों आपके ये 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न कंप्लीट हुए एक ही कॉन्सेप्ट पे। सिर्फ सबसे पहले क्या करना होता है, समीकरण निकाय दे रखे हैं, आप भी ए बनाओ, x बराबर XYZ और b बराबर y वाली वैल्यू, डिटरमिनेंट ए निकालो। अगर डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो समीकरण निकाय कैसे हैं? संगत हैं और जो है अद्वितीय हल है। अगर ये 0 आ जाता है डिटरमिनेंट ए तो फिर एडजॉइंट ए इंटू बी का मान निकालो। अगर वो 0 के बराबर नहीं आता तो समीकरण निकाय असंगत हैं। अगर वो 0 के बराबर आ जाता है एडजॉइंट ए इंटू बी तो संगत और असंगत कुछ भी हो सकते हैं। बस 3 टॉपिक, कहानी खत्म, ठीक है। अब आगे बच्चों जो जहाँ से बोर्ड एग्जाम में मेन क्वेश्चन बनता है XYZ के मानने के लिए वो बात करेंगे बच्चों अगले वीडियो में, ठीक है। जब तक इतना ही बच्चों, जय हिंद जय भारत।